डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.3 का। हमने पिछला 2 वीडियो देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 24 तक देख चुके हैं और हम सॉल्व करेंगे 25। तो यदि अभी तक आपने वीडियोज को नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसका सबसे पहले फायदा आप उठाए। चलिए, ये तो रोज का काम होता है। चलो बढ़ा आ जाए। यहाँ पे कह रहा है यदि ए बी सी डी जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो दिखाओ कि इतना गुणे इतना बराबर इतना है ना। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट, पहले आप जानते हो कुछ तथ्य निकाल लेते हैं। ए हम कहेंगे इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। एक बात आपको बता दूं, आप जानते हो कि इन तीनों के लिए बी स्क्वायर बराबर एसी होगा और इन तीनों के लिए सी स्क्वायर बराबर बीडी होगा। एक बात और जान लो, मान लो 2, 4, 8, 16 अगर ये 4 पद अगर जीपी में है ना, तो पहले का चौथे से गुणा करोगे बराबर होगा दूसरे के तीसरे से गुणा करने पर। यह भी होता है, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पद हमने निकाल लिया यहां से। अब चलते हैं वहां पे, उनका हम पकड़ते हैं टर्म RHS। RHS पकड़ लो, RHS ला तो बात बन जाएगी। RHS क्या है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। लगाने के लिए आपके पास कईयों तरीके हैं, लेकिन आज तक हमने अपने जीवन काल में इतना पढ़ाया है वही आपको बताने जा रहे हैं। यहां पे ए बी हो गया, बीसी की वैल्यू एडी के बराबर है, एडी के प्लस सीडी का स्क्वायर। ए बी प्लस दोनों में डी कॉमन है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इनको गुणा कर दो, ए का ए हो गया, बी हो गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2abc, 2abd ए प्लस सी। ठीक है ना, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर। घबराइए मत, बड़ा नहीं होगा, कैलकुलेशन बस है। ये हो गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर BD प्लस 2abcd। ठीक है ना। चलो आ जाओ, घबराओ ना, आगे आ जाओ। प्लस ये हो जाएगा d का स्क्वायर, इनको तोड़ोगे तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ac। अब यहां पे आ जाइए, ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस bd का मतलब कितना, यहां से देखो जरा, सी स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये हो सकता है 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाओ 2ac का मतलब कितना, b स्क्वायर, और bd का मतलब कितना, c स्क्वायर प्लस ये गुणा कर लो जरा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac। ac का मतलब कितना, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर गुणा बाकी था डी स्क्वायर। ठीक है ना। जो 2 के टर्म है उनको अलग अलग कर लेते हैं ऐसे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अलग अलग कर दिया, इनको भी अलग अलग कर दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इनको अलग अलग, ये तो हो भी है, कोई बात नहीं। ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस इनको अलग अलग कर देंगे जब आप, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, यही हम लाने का प्रयास करते हैं। BCD, BC यानी कि पकड़ो किनारे किनारे को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, कहीं देखो ए स्क्वायर डी, यहां पे है ए स्क्वायर डी स्क्वायर
इससे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, अंदर क्या हो जाएगा बी सी डी बच जाएगा ये वाला टर्म। ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर वाला टर्म हम लेंगे, अब बी वाला क्या हो जाएगा यहां पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अभी आपको फिर क्या चाहिए, बी स्क्वायर मिलना जरूरी है। आ जाओ इनको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर नहीं, और इसी किसके बाद बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर, यही हो गया हमारा। तो एक हो गया बी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर, ये अभी हमारा टेकअप हो गया, ये अभी टेकअप हो गया। अब इसमें कॉमन लोगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी वाला खोजो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहां पे है प्लस अभी 3 3 6, अभी हमारे पास बचे होंगे टर्म 3 और बचे होंगे। यहां पे हम कॉमन लेने वाले हैं सी का स्क्वायर, तो यहां पे देखो सी स्क्वायर यहां पे ही बचा हुआ है अभी सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे। सी स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी, एक हमने यहां पे यूज कर लिया है, एक यहां पे लिख दिया। सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख लो, बी भी हो गया डी भी, और सी भी अभी चाहिए यहां से। अब फिर यहां पे तोड़ो जरा, बी स्क्वायर यानी कि बी डी का होल स्क्वायर यानी कि बी डी बराबर क्या है सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर गुणे सी स्क्वायर, क्योंकि बी डी का मान सी स्क्वायर के बाद होल स्क्वायर लगाओगे तो सी स्क्वायर होगा। इनकी जगह हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। इन तीनों में कॉमन क्या, अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद, सही है। ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बचेगा प्लस इन तीनों में बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो इनको पहले ले लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस इनमें सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तीनों में क्या कॉमन हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, बचा क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। आरएचएस लेके चले थे, यही हमारा एलएचएस है। ठीक है, करना क्या था आपको बच्चों, यहां से 3 स्टेटमेंट हमको मिल गया, वैल्यू आराम से लाइन बाय लाइन, यहाँ पे पहले बीसी का मान एडी के बराबर रखा, स्क्वायर का लगाया फार्मूला, यहां तक पहुंचे, इनको अलग अलग करके रखा, और यहाँ पे एक बार इनको तोड़ा गया है और एक बार इनको तोड़ा गया है, बस कॉमन हो गया। हमको यह देख के चलना था कि ये हवाला अंदर बच्चा जाए, मतलब कि हर कॉमन में बच जाए और बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, वही काम किया गया देख देख करके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनको 3 व 81 के बीच रखना है। कोई 2 संख्या प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, कितना आसान। तो वही है समांतर माध्य जो मैंने बताया था पहले लेक्चर में, मैंने अभी कहा था उसका यूज कहीं नहीं है, तो उसका यूज करेंगे भी नहीं। पहला पद ए का मान 3 है, चौथा पद A4 का मान 81 है, फार्मूला AR पे 3 = 81 हो जाएगा, और R का मान चूंकि 3 है, A का मान 3 है, ये यहाँ पे पुट कर दिया, R का क्यूब 81, R का क्यूब बराबर 1 के 27 हो जाएगा, R का मान 3 के बराबर आ जाएगा, A का मान 3 R का मान 3, तो हो जाएगा आगे वाला 9, ये जगह 27। क्यों, यही तो होता है, ए आर का स्क्वायर, एक आर का क्यूब, ए का मान रखो आर का मान रखो, यानी कि 9 27 ही हमारा क्या है आंसर होता है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, एक और कैलकुलेशन का क्वेश्चन, खाली गुणा भाग।
करें n का मान याद करो ताकि a पे पावर n प्लस वन प्लस b पे पावर n प्लस वन होल का अपान a पे पावर n प्लस b पे पावर n, a तथा b के मध्य गुणोत्तर माध्य। a और b के मध्य अगर कोई गुणोत्तर माध्य अगर होगा तो वह क्या होगा, अभी भी पढ़े हो, मान लो g हो तो g बराबर होता था रूट में ab, यही ना। तो अगर ये इनका गुणोत्तर माध्य है तो इसको इसके बराबर होना चाहिए बस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे भाई अगर a और b के बीच में है तभी तो गुणोत्तर माध्य कहलाएंगे, और बीच में होने के लिए इसके बराबर होना चाहिए बस। हम क्या करेंगे कि a पे पावर n प्लस वन प्लस b पे पावर n प्लस वन होल का अपान a पे पावर n प्लस b पे पावर n इक्वल टू रूट में ab। अगर ये हो जाता है तो हो जाएगा, n का मान भी निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने समांतर वाले में लगाया थे। आ जाओ इनका रूट पर हटाते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। हो जाएगा a पे पावर m प्लस वन प्लस b पे पावर n प्लस वन होल का अपान a पे पावर n b पे पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab। स्क्वायर कर दोगे तो एक तुमको दिखाता हूं सैंपल, a का स्क्वायर होगा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो अगर गुणा करोगे तो घात घात का गुणा हो जाएगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अभी यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a पे पावर n प्लस वन इंटू b पे पावर n प्लस वन होल का अपान, यहां पे आ जाओ a के पावर 2n प्लस b के पावर 2n प्लस 2an bn इज इक्वल टू ab। गुणा कर लो, ये हो जाएगा a पे पावर 2n प्लस 2 प्लस b पे पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a पे n b पे n प्लस वन, यही तो लिखा मैंने। यह बराबर होगा इसके, गुणा कर लो इनको भी। बहुत बुरा भाग है, चलो आ जाओ कोई बात नहीं। गुणा कर लोगे तो ऐसे बगल बगल में कर लेते हैं, a पे पावर 2n मल्टीप्लाई बाई ab, ये तो घात लग जाएगा यहाँ पे, a पे पावर 2n प्लस वन और इंटू b, ये हो जाएगा a पे पावर 2n प्लस वन इंटू b प्लस ऐसे ये वाला हो जाएगा b पे पावर 2n प्लस वन इंटू a हो जाएगा प्लस, अब a वाला गुणा इनमें करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू a पे n a पे 1, यानी कि a पे पावर n प्लस वन इंटू b पे n b पे 1 b पे पावर n प्लस वन, दोनों साइड में इक्वल है, कट जाएगा। बचा क्या, a पे पावर 2n प्लस 2 प्लस b पे पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a पे पावर 2n प्लस 1 इंटू b प्लस b पे पावर 2n प्लस 1 इंटू a। इनको इधर जरा लाओ तो a पे पावर 2n प्लस 2 माइनस a पे पावर 2n प्लस 1 इंटू b, इनको इधर ले जाओ, b पे 2n प्लस 1 इंटू a माइनस b पे पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, a पे पावर 2n प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा a, गुणा करोगे तो फिर वही आ जाएगा, बेस इक्वल है, घात जुटेगा फिर 2n प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन ले लो b पे पावर 2n प्लस 1, यहां भी बचेगा a माइनस, सॉरी यहां पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, b पे पावर 2n प्लस 1 हो गया, यहां बचा a माइनस, हाँ यहां पे बचेगा b, ठीक है, क्योंकि गुणा करोगे तो फिर वही पा जाओगे, a गुणा करोगे फिर a वाला पा जाओगे, a वाला करोगे तो b पे पावर 1 है, बेस सेम है, घात जुट जाएगा फिर वही मिल जाएगा। अब फिर एक कैंसिल हो गया, बचा क्या, a पे पावर 2m प्लस 1 अपान b पे पावर 2m प्लस 1 इक्वल टू 1, तभी तो वही बात होएगी करोगे तो, यानी कि हम कह सकते हैं a अपान b पे पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a अपान b पावर 0, ठीक है ना। अब ये बेस की तुलना कर दोगे तो घात क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा ताकि हम यहां तक पहुंच सके,
और इन सब क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लास्ट वाले टर्म में यहीं तक पहुंचना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं इनको इधर लाते हैं, माइनस में लग जाता है, फंस जाते हैं, फिर तो रेशियो में लाना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चन को लगाने के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि रेशियो में लास्ट वाला टर्म आ जाए। रेशियो में आएगा तब काम कर लेते हैं। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है स्टूडेंट, दो संख्याओं का योगफल उनकी गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। मान लो दो संख्या हमारे पास है ऐसे हैं, तो दिखाइए कि संख्या इतना इतना के अनुपात में, ए और बी को बताना है, ठीक है ना, ए और बी निकालना है ऐसे कहो तो। इनके बीच में जो गुणोत्तर माध्य आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में गुणोत्तर माध्य क्या आएगा आप जानते हो, रूट में ए भी आएगा और क्या आएगा। तो वही कह रहा है गुणोत्तर माध्य जो है ना, दो संख्याओं का योगफल जो है इनकी गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। बस बन गया। एक ही समीकरण है, ए और बी का मान निकालना है, कितना मुश्किल होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36ab। ऐसे भी कह सकते हो ए प्लस बी इक्वल टू रूट में 36ab, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो ए और बी के टर्म में एक और इक्वेशन अपने आप से निकालने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े, वैल्यू भी निकल जाए। तो कह सकते हैं सर हम जानते हैं चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना है 36ab माइनस 4ab, ये आएगा 32ab, यानी कि a माइनस बी बराबर रूट में 32ab। इनको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका 6ab रूट में आएगा, सॉल्व करने पर 36 तो बाहर निकल जाएगा। अब इनको 2 मान लेते हैं, इनको सॉल्व करोगे तो 4√2 आ जाएगा, रूट में पूरा ab, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब देख रहे हो ना ए और बी का मान निकाल सकते हैं, हम कहेंगे 2 धन 3 से, तो क्या पाओगे a प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 6ab और a माइनस बी इज इक्वल टू 4 रूट में 2ab। देखो जरा ये जब घट जोड़ोगे ना तो खत्म हो जाएगा बच्चा, 2a बराबर जोड़ोगे तो 6ab प्लस 4 रूट में 2ab आया ना। a का मान निकालो ऐसे, ये जाएगा a इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, इनके में भी होगा 3 रूट ए भी होएंगे और इनके में भी होगा, तो 2 रूट 2ab होगा, ऐसे होगा ना। एक काम करते हैं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 3 रूट ab प्लस 2 रूट 2 रूट में ab हो सकता है ऐसे, a इज इक्वल टू ऐसे हो सकता है 3 प्लस 2 रूट 2 रूट में ab कॉमन ले लिया ऐसे, a का मान तो निकल गया, a का मान बड़ी मशक्कत से नहीं निकला, आराम से निकला है। हम कहेंगे a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां पे जी b का मान निकल नहीं जाएगा, a का मान रखो जरा, उधर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 6 रूट में ab माइनस a का मान यहां से 3 प्लस 2 रूट 2 रूट में ab, ये सॉल्व कर लोगे तो b बराबर 6 रूट ab माइनस, यहां भी गुणा कर लो 3 रूट ab माइनस 2 रूट 2 ab, ये तो देख रहे हो घट जाएगा, b बराबर 3 रूट ab माइनस 2 रूट 2 ab, फिर वही हाल 3 माइनस 2 रूट 2 ab कॉमन है रूट में, a और b निकल गया, ठीक है ना। तो संख्याओं का अनुपात यानी कि a अनुपात b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a अनुपात b, a को पकड़ के लाओ 3 धन 2 करनी में 2 रूट में ab
अपान 3 माइनस 2 करनी में 2 रूट में ए बी, ए कट गया, ए अनुपात ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, हैंस रूट। ठीक है ना। तो क्या करना था हमको, ये गिवन था, यहां से ए प्लस बी करा और एक समीकरण है, दो मान निकालना मुश्किल हो जाता, तो हमने एक अपने मन से यहां से किया, कुछ गलत नहीं है, तो सारा समीकरण या जगह अप्लाई हो सकता है। ए माइनस बी का भी मान निकाल लिया, दोनों को जोड़ा घटाया, अपना जो करना था, ए का मान निकाला, ए का मान यहां सब्स्टिट्यूट करा, बी का मान पाया, अनुपात निकाल दिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है स्टूडेंट, यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो, दो संख्याएं मान लो आप ए और बी हैं, ठीक है ना, इनके बीच यह जो ए है यह समांतर माध्य है और यह जो जी है, सॉरी, इनके बीच जो जी है यह गुणोत्तर माध्य है। ठीक है ना। तो वो प्रूव करना है कि संख्याएं यही है, एक ए प्लस फला है और एक ए माइनस फला है। ए प्लस रूट में ए प्लस जी माइनस जी और दूसरा ए माइनस रूट में ए प्लस जी माइनस जी। अगर समांतर माध्य है तो हम कहेंगे ए बराबर ए प्लस बी बाई 2। नौबत आई तो अभी कहेंगे 2a बराबर ए प्लस बी, समीकरण नंबर 1। नहीं, और अगर गुणोत्तर है तो भी क्या जाता है, जी स्क्वायर बराबर ए बी बोलेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वही ए और बी का मान चाहिए, कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमको ए प्लस बी खाली पता है, तो हम चाहते हैं आप यहां आ जाओ कि चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, 2a का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, 4g का स्क्वायर, हो गया। ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 4g का स्क्वायर, 4 कॉमन ले लोगे बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे कह सकते हो, अगर a माइनस बी होगा तो उधर जाएगा तो रूट स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट दे देगा, a का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, 4 है तो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर के रूप में। इनका फार्मूला क्या होता है, a प्लस जी ए माइनस जी ए माइनस बी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब कहोगे सर यहां पे b का मान रख दो, हम कहेंगे चूंकि इक्वेशन फर्स्ट से b बराबर 2a माइनस ए, यही होगा ना, तो a माइनस 2a माइनस ए इज इक्वल टू 2 रूट में a प्लस जी ए माइनस जी। अब आप देखोगे कि a आ जाएगा a माइनस 2a प्लस ए, तोड़ने पर ब्रैकेट 2 रूट में a प्लस जी a माइनस जी, हो गया। कैलकुलेशन लंबा जा रहा है ना, आ जाओ यहां पे, फिर a 2a हो जाएगा, इनको उधर भेज दो, हो जाएगा बराबर 2a प्लस 2 रूट में a प्लस जी ए माइनस जी, 2 कॉमन है, इधर भी कॉमन है, कट जाएगा, a का मान तो आ गया भैया, a का मान तो आ गया, b का मान चाहिए, कोई बात नहीं, a का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 वास्तव में क्या है, b बराबर 2a माइनस ए है ना, तो b बराबर 2a माइनस ए की वैल्यू क्या है, a माइनस रूट में a प्लस जी ए माइनस जी। यहां से b का मान b बराबर करोगे तो 2a माइनस यही आएगा ना, b का मान हमको चाहिए ही, b बराबर 2a माइनस ए और ये जाएगा प्लस, चूंकि सॉरी ये प्लस है ना, 2a माइनस ए का मान है प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहां माइनस हो जाएगा।
यहां से घटाओगे तो b बराबर a माइनस रूट में a प्लस जी ए माइनस जी, ये हमारा b हो गया। दोनों को मिलाओगे तो एक बार प्लस का वही, एक बार माइनस का वही, बस वही हमको लाना था। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहीं पे आप लिखिएगा a एंड b इक्वल टू a प्लस माइनस रूट में a प्लस जी ए माइनस जी। क्यों? क्योंकि यही सेम है, एक प्लस के साथ वही सेम एक माइनस के साथ, ऊपर नीचे लग जाएंगे बस। तो हम चलते हैं उसके बाद बता दें आपको, इन सब क्वेश्चन में आपको देखो वैल्यू तो फाइंड आउट करने के लिए मुश्किल हालात होता है, तो ये चीजें हमको मान लेनी पड़ती हैं, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन का हमको मान लेनी पड़ती है, तब सारे वैल्यू फाइंड आउट हो जाते हैं। चलते हैं 30 नंबर पर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या, कोई फार्म हाउस होगा उसमें कोई कल्चर होगा, उसमें बैक्टीरिया मतलब कि रखे गए होंगे, बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है, मतलब कि हर एक घंटे बाद दोगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ में कल्चर में 30 बैक्टीरिया थे, एक घंटे बाद कितना हो जाएगा, दोगुना 60। फिर अगले घंटे फिर यानी कि टोटल 2 घंटे बाद कितना हो गया, 120। 3 घंटे बाद 240, 4 घंटे बाद 480, आगे जाएगा ऐसे ही। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, आपको एक बात बतानी है। कह रहे हैं तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटों बाद क्या होगी, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे के बाद क्या होगी, दूसरे घंटे के बाद 120। दूसरे घंटे का पूछ रहे हैं ना, दूसरे घंटे का जब पूछा गया दूसरे घंटे का तो बना तीसरा पद, और तीसरा पद यानी कि क्या, ए आर का स्क्वायर, यानी कि ए का मान 30, आर का मान तो यहां से 2 दिया ही है, 2 का स्क्वायर देखा तब 120 आया, आ जाएगा चौथे घंटे बाद। जानते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यहां पे गलतियां कर जाते हैं कि चौथे घंटे बाद पूछते हैं तो ये कहते हैं कि यही ये 4 है ना, यही तो गलती करते हो आप लोग, यही ये 4 थोड़ी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। जब चौथे घंटे बाद पूछा गया तो ए 4 यानी कि चौथा पद तुमने मान लिया, जो कि गलत है। देखो चौथे घंटे बाद वाला पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां पद हो गया हो, यानी कि 5वां पद है, यानी कि ए आर पे 4, ए का मान 30, आर का मान 2 पे पावर 4, हो जाएगा 480। इसी प्रकार कह रहा है 90 घंटों के बाद, तो n घंटे बाद क्या हो जाएगा, अब लॉजिक लगाओ, जब 2 था तो 3 हो गया, 4 था तो 5 हो गया, n है तो n प्लस 1वां पद होगा। ए आर पे क्या हो जाएगा, इससे मतलब कि हमने पढ़ा है ना, ए एन बराबर ए पे ए आर पे n माइनस 1, जब ए एन प्लस 1 हो जाएगा तो ए आर पे n प्लस 1 माइनस 1, जब n था तो n प्लस 1 तो n प्लस 1 कट जाएगा, ए आर पे n आएगा। ए का मान 30, आर का मान 2 इंटू n, ए 90 का हो गया 90 घंटों बाद, और ये हो गया 4 घंटे बाद, ये हो गया 2 घंटे बाद। n घंटे बाद यानी कि n प्लस 1वां पद होता है, तो वहां पे स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, इसको पद मान लेते हैं। 4 घंटे बाद यानी कि 5वां पद शो कर रहा है, 2 घंटे यानी तीसरा पद शो कर रहा है, ठीक है ना, उसे पद मत मानना, ये पद नहीं है, ये तो घंटे दिए आपको। हम चलते हैं 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है स्टूडेंट, 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि अगर हम कहते हैं मूलधन 1 धन दर बटे 100 पे घात समय, यही होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये मूलधन है, मूलधन 1 धन दर बटे 100 पे घात समय चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मान लो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या हो जाएगा, मूलधन 500 जमा किया इन्होंने, एक धन दर 10% 100 घात n, पहला वर्ष तो ये 1 लग जाएगा, 500 एक कट जाएगा, 1/10 आएगा, यानी कि 1 + 0.1, 500 1.1 आ गया, पहले वर्ष का है। अब ये निकल गया पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का निकालोगे जब, दूसरे वर्ष का तो 500 एक धन 10/100 पे घात 2 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 500 एक काटोगे तो 1.1 पे घात 2, यानी कि 500 1.1 1.1। खासियत देख रहे हो कि जब एक था तो 1.1 बस हुआ, जब 2 हो गया तो 1.1 गुणे 1.1 हो गया, डाट डाट लगा के लिख दो 10 वर्षों बाद। अतः 10 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 500 गुणे 1.1 पे पावर 10, 2 था तो 2 बार गया, 1 था तो 1 बार गया, 10 हो गया तो सीधे यहां तक लगा देंगे, ठीक है ना। लॉजिक है, थोड़ा सा समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता था, देखा 1 साल में इतना गुना बढ़ जा रहा है, 2 साल में मतलब कि यही 2 बार लग जा रहा है, 3 में 3 बार लग जाएगा, 4 में 4 बार, 10 में 10 बार वही लग जाएगा, बस हो गया। चलते हैं 32 पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है स्टूडेंट कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 व 5 है तो द्विघात समीकरण याद करो। तो द्विघात समीकरण का अगर मैं आपको फार्मूला याद दिला दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल। क्या करना है, मान लिया जो मूल है वो a और b है, ठीक है। तो कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a + b/2, समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, रूट में ab, क्रमशः है 8 व 5 है, समांतर माध्य 8 है और ये कितना है, गुणोत्तर माध्य 5 है, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य रूट में ab = 5 हो गया, दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ab = 25, ठीक है ना। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b = 16, समीकरण नंबर 1, और ये मान लो 2, मूलों का योगफल 16 हो गया, गुणनफल 25 हो गया। अतः समीकरण कितना हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योगफल 16x प्लस गुणनफल 25, समीकरण कह रहा है ना बराबर 0 लगा सकते हो। ये होता है हमारा आंसर। कितना आसान था, समांतर माध्य दिए थे तो प्लस भी निकल गया, गुणोत्तर माध्य ए भी निकल गया, गुणनफल योगफल रख दिया ला करके, सॉल्व होता है। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 9.3 समाप्त होता है। आप चूंकि एक्सरसाइज बड़ा था तो हम आपसे कहेंगे कि इसके क्वेश्चंस को आप रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। तो आप पढ़ते रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन को, एग्जाम्पल भी लगाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले अभ्यास के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। जानते ही हो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताते हैं, देर तक बताते हैं, डर लगता है, कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।